तुम्हारा पास 3 हो गए। हाँ, let's start. All the best. Thank you, thank you. Yes. Today I am speaking to the most dashing personality of 89 Mechanical, Mr. संतोष वासेकर. संतोष वासेकर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत सीधा साधा डाउन टू अर्थ पर्सन है. शुरुआत करने से पहले मैं संतोष वासेकर से पूछना चाहूंगा कि कॉलेज का सफर कैसा रहा, 85 से 89 के बीच में कैसा रहा संतोष तुम्हारा? धन्यवाद अनिल भाई। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको ऑनलाइन स्क्रीन देख के। और सबसे पहले मैं सभी अपने 89 के साथ वालों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम के माध्यम से हम सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर कोएकर साहब को भी बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। यस, काफी सारे लोगों के इंटरव्यू देखे, मजा आ गया। यस, अभी आपका जो सवाल था कि 85 से 89, अब क्या बताए वो, इट्स नॉट, मतलब वो जर्नी का पार्ट नहीं था, वो सिर्फ हमारा एक एंजॉयमेंट के दिन थे। एनी मेमोरेबल इवेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड? हाँ, ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत सारे इवेंट्स हुए, उसमें बहुत सारे तकरार इकरार, और कभी वो तो बीएमवी के सामने जाके बैठना, कलीम भाई की टपरी, और किसी से इश्क लड़ाना, तो ये सब चीजें तो पार्ट ऑफ लाइफ था। बट इट इज अ रियली एंजॉयबल थिंग। मजा आ गया उस लाइफ में। बट उसमें ये था कि वेराइटी ऑफ पीपल, मतलब मुझे एक एडवांटेज उसमें ये दिखता है कि हम लोग पहले बहुत खेड़े गांव से आए थे, बहुत बल्ला शहर से थे, लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं था कि हम लोग बहुत काफी, मतलब काफी ऊंचे या ऐसे बड़े लोगों के साथ में रहे थे करके। एक मजेदार चीज ये हुई, वहां पे मुझे वर्सटाइल लोगों से मिलने का मौका मिला। गुड। बहुत सारे हमारे कारंजा लाड़ ग्रुप था हमारे पास एक। अच्छा। उनकी एक अलग अदा थी। एक अकोला भाई थे, उनकी भी अलग अदा थी। और हम नागपुर कर थे कुछ, कामेश था उसमें, राहुल था नागपुर से जो आए हुए। तो सबके अलग अलग लोगों के अलग अलग अंदाज, मतलब आज वो इमेजिन करने का बहुत मजा आता है। चलो अच्छी बात और ऊपर से तो really thankful to 85 to 89 also and all my colleagues and friends that के वो एक मेमोरेबल लाइफ को एक मेमोरी बनाने का काम, मतलब जीने का एक वो दिया उन्होंने, तरीका बताया, सलीका बताया। हाँ, जीने का एक सलीका बताया कि किस तरह से वीडियोकॉन का टीवी देखते हुए, एक वीडियोकॉन का टीवी हॉस्टल में था, उसको देखते हुए किस तरह से झगड़ा करते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि तुम जब कॉलेज में थे तो बहुत सिंपल थे, तो मेरे ख्याल से फाइनल ईयर आते आते थोड़े से आप मॉडर्न हो चुके थे। फाइनल ईयर तक आते आते तो उसमें एक आपका एक एडिशन हुआ था कि आप चप्पल से शूज में गए थे। वो सिलसिला कैसा, वो ट्रांजिशन पीरियड क्या था कि आप चप्पल से शूज में आए? क्या हुआ था कि मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू राहुल मेहता को। क्या हुआ था कि हम फर्स्ट ईयर में जब अपन ज्वाइन किए तो अपने पास तो कुछ था नहीं, कैसे तो भी अपन आ गए कॉलेज में, मार्क्स वार्क्स मिल गए तो गवर्नमेंट कॉलेज तो अपने को प्रिफरेबल था, क्योंकि उसमें अपने को एडमिशन मिल सकती थी, वरना अपन इंजीनियर तो कभी बनने से रहे थे। तो इंजीनियर की मतलब चाह ही अपने को गवर्नमेंट कॉलेज के कारण ही मतलब पूरी हुई है। अब वो फर्स्ट ईयर में तो बाटा की स्लीपर मिलती थी अनिल भाई उस वक्त 30 रुपए की बस, फक्त मात्र 30 रुपए की, और उसमें 2 रुपए आप उससे कम करा लो, मजा ही मजा लाइफ का। क्योंकि हम उससे जाके झगड़ा करके 28 रुपए में लेते थे, 27-29 रुपए में लेते थे, और मजा एंजॉय किया। और बाद में क्या हुआ कि जब थर्ड ईयर में आए, थर्ड ईयर की एग्जाम वगैरह चल रही थी, तो राहुल के साथ में काफी रहता भी था उस वक्त, उसके साथ राहुल मेहता। ओके। तो राहुल मेहता के साथ रहता था, तो राहुल बोला कि भाई मेरे
अगले साल से इंटरव्यू आ रहा है, कैंपस कैंपस देना है, और 4 लोगों के सामने खड़े रहना है तेरे को, वो इंटरव्यू हॉल में भी जाना है। तो मैं बोला क्या क्या क्या, तो फिर क्या, ये चप्पल चलेगी नहीं बोले तेरी अब। तो मैं बोला अब क्या करें। तो राहुल ने मुझे उस वक्त स्कॉलरशिप मिलती थी, क्या बोलते उसको, नेशनल लोन स्कॉलरशिप, ओके 990 रुपए। ओके। तो वो मिली थी। तो राहुल को बोला मैंने, फिर हम लोग दोनों गए, और उस वक्त के हिसाब से 220 रुपए की चप्पल, आज मेरे ख्याल से वो चप्पल नहीं, 220 रुपए का शू, 220 रुपए का शू खरीद के राहुल ने मेरे को दिया। मतलब पैसे मेरे थे, बट वो उसने मेरे को फोर्स करके वो वाला जूता खरीदवाया, जो मुझे लास्ट, उसको मैंने कम से कम 3rd ईयर 4th ईयर, और मैंने नौकरी करते हुए 1 साल 1.5 साल और 3.5 साल तक चलाया बस। तो आपको राहुल ने जूते पहना ही दिया लास्ट में। रियली रियली थैंक यू। अगर राहुल अगर कभी ये सुनेगा ना, तो उसको मैं मतलब इस माध्यम से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट बोलने में थोड़ा सा अपन वो बोलते हैं ना, अरे यार क्या वो ऐसा क्या बोलना तो करते हैं, but इस आपको, माध्यम मेरा से कहने का मतलब है कि राहुल ने तुमको जेंटलमैन बना दिया, मैन से जेंटलमैन। जो भी बनाया, बट उसका कंट्रीब्यूशन काफी है। मतलब ओके। उसने मतलब काफी टाइम टू टाइम गाइड किया कि आदमी को, मतलब बहुत सारी चीजों में गाइड किया उसका, ऐसा नहीं है। तो ही हैज वर्कड एज अ मेंटर आल्सो, नॉट फॉर मी, सो मेनी पर्सन को मेंटर किया उसने, एंड अब रियली ये चीजें मैंने इसके लिए पूछा क्योंकि ये सब चीजें हॉस्टलाइट्स को तो सबको पता थी, बट जो हम डे स्कॉलर्स थे हमको कुछ पता नहीं था इस चीज को लेके। तो जो डे स्कॉलर ये देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि तुम कितने सीधे साधे इंसान थे और अभी कितने बदमाश हो चुके हो। अरे नहीं अनिल भाई, अभी बदमाश नहीं है। अभी अभी भी सीधे साधे हैं। तो बदमाश तो बहुत लोग हैं, उनको देखो, हम तो एकदम सीधे सीधे, सीधा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, नहीं प्यारा सा, लेकिन अरे हम वैसे ही इंसान मैं ही तुम्हारे वैसे। व्हाट्सएप पे कमेंट देखता हूँ तो बड़े वीटी रहते हैं, वो एकदम टू द पॉइंट रहते हैं और किसको मजा आती है पढ़ने में। अरे व्हाट्सएप तो एक प्यार मोहब्बत, मतलब प्यार जताने का एक जरिया है। अगर आप किसी को करेक्ट। दूसरा कमेंट भी डाल रहे हो, तो भी आप उससे कितने टच हो ये बताते हो, कि आप उसके बारे में सोच रहे हो। चलो अब हम पता करेंगे कि तुम 89 में जब पास आउट हुए थे तो तुम्हारे हाथ में कोई जॉब था, और जॉब नहीं मिलने के बाद पहला जॉब कैसा मिला आपको? नहीं, अभी एक्चुअली मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जाता हूँ, मतलब 1 मिनट तुम्हारा एक्स्ट्रा लूंगा, हो सकता है ओके ये 12 मिनट की जगह 12 मिनट 30 सेकंड हो जाए। ओके बेसिकली क्या था कि मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने को आया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, कि मैं तो बनने चला था इलेक्ट्रिशियन बॉस। अच्छा। तो 10वीं में मैंने आईटीआई का फॉर्म भी डाला था, ओ और आईटीआई में मुझे वो भी मिल गया था, लेटर मिल गया था, अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया था, कि ओ चंद्रपूर आईटीआई में इलेक्ट्रिशियन ब्रांच के लिए आपलं सिलेक्शन झालेलं आहे। ओ तो ये मेरे को एक्चुअली क्या हुआ था कि 10वीं में मेरा कोई इंजीनियर बनने का ऐसा कोई सपना वगैरह नहीं था। हम हाँ लोगों हाँ। का सपना था कि हम पॉलिटेक्निक बने, डिप्लोमा इंजीनियर बनना था अपने को। ओके। और डिप्लोमा इंजीनियर के लिए उस वक्त लग रहा था कि अपने को मिल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब 10वीं पास हुआ, तो 71.4% मार्क मिले मेरे को। ओके। और उसमें मैं कम से कम महाराष्ट्र के 10 कॉलेज फादर के साथ घूम लिया। तो कई कोई एडमिशन 75 के ऊपर ही मिल रही थी। हाँ। तो प्राइवेट में लेने की अपनी वो नहीं थी, कुवत नहीं थी। तो हम्म। अल्टीमेटली अपन फिर क्या हुआ कि मेरे फादर ने बोला कि तू एक काम कर, आईटीआई कर ले। अच्छा। तो फिर अब गुस्से में बोला उन्होंने, उनका मीनिंग वो नहीं था, बट उन्होंने गुस्से में बोला। तो बस अपने को भी लगा कि नहीं यार, अपन में से कुछ हो नहीं सकता लाइफ में। तो अपन चले गए चंद्रपुर आईटीआई स्कूल में, और वहां मिल गया अपने को इलेक्ट्रिशियन ब्रांच का, और खुशी खुशी लेटर लेके आ गए घर के, बोले अपन तो आईटीआई ज्वाइन कर रहे करके। हम्म। तो हमारे बड़े ब्रदर थे, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नथिंग डूइंग, सिर पर फाड़ दिया। बोला 11वीं के अंदर में एडमिशन खुद ले जाके करवा दिया। ओके। बस उसके बाद 12वीं कर लिए। तो ये दोनों और 11th 12th बल्ला शाह से किए?
हाँ 11th बल्लाशाह से किया मैंने, गुरु नानक कॉलेज ऑफ साइंस करके। ओके। काफी रिनाउंड कॉलेज था उस वक्त के जमाने का। बस उसके बाद फिर क्या, 12वीं में अच्छे पीसीएम में मार्क्स मिल गए और मेडिकल में भी मिला मेरे को एडमिशन। ओके। बट ये था कि भाई वो जो थॉट प्रोसेस था कि अपने को इंजीनियर बनना है, हाँ हाँ। तो मेरे को मेडिकल मिलने के बावजूद मैंने वो बोला कि नहीं जाऊंगा। और ठीक है भाई, इंजीनियर बनने चले आए तो नागपुर में मेरे को मेटलर्जी में मिला था। अच्छा। नागपुर में मेटलर्जी में मिलने के बाद मैंने वो बोला, मेटलर्जी तो समझ में नहीं आता था उस वक्त। हाँ तो हम तो इतने हाँ। गरीब थे कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इसके अलावा चौथी ब्रांच इंजीनियरिंग में होती करके मालूम ही नहीं था। सही है। ये तो मेरे को अमरावती में आने का पता लगा कि प्रोडक्शन नाम की ब्रांच भी होती करके। ओह, तो मैं बोला यार, ठीक है, मेरे को 3 ही ब्रांच बता दे। और हमारे लेक्चर लोगों को पूछा, उनको भी यही मालूम थी, या हाँ तो मैकेनिकल में तो पहले लेना, नहीं मिली तो फिर इलेक्ट्रिकल लेना, और वो नहीं मिली तो सिविल मजबूरी में ले लेना, पेट भर अच्छा। लेगा कहीं भी। ये डायलॉग रहते थे हमारे लिए। ओके। तो बस वो हुआ। बस उसके बाद आप लोगों के साथ में आ गए, और आप लोगों ने फिर देखो कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया एकदम। भैया हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े। अरे नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने स्टालवर्ड लोगों के साथ में, इतने अच्छे लोगों के साथ में, मेरा मतलब मैं लोगों को बताता हूँ ना कि मेरी जर्नी किन किन लोगों के साथ में रही है, एक एक नाम लेके बताता हूँ। अरे यार, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ में था, ये मेरे साथ में था। तो पब्लिक को लगता है कि यार कि मतलब इसमें भी मतलब है कुछ, बंदे में कुछ तो दम है, तभी तो कुछ लोग इसके मतलब अच्छे लोग इसके साथ थे। तो कमिंग टू बैक टू द योर ओरिजिनल क्वेश्चन, 89 के बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं था। ओके। तो मैं निकला घर से, 5-10 रुपए लेके निकलता था, कहाँ जाऊँ सोचते रहता था, कहाँ मिलेगी। तो जितने इंडस्ट्री बल्लाशाह के गोल गोल थे, सब हाँ जगह जाके पर्सनल में लेके मैंने बायोडाटा डाला। हाँ, उस समय वही प्रोसेस थी। हाँ बस सब जगह अपना वो सिक्योरिटी गार्ड को वही। ले जाके सीवी देने का। हाँ 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 हाँ, बस बस। तो राहुल मेहता का जूता पहन के सब जगह बेचारा बेचारा घूमते रहता था। बस बाद में कुछ नहीं हुआ, तो फिर 1 महीना मैंने देखा, फिर पैसे वैसे का थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा था, तो मैंने सोचा यार, तो किसी ने मुझे बताया कि गढ़चिरौली पॉलिटेक्निक, गढ़चिरौली यानी सोच लिया हाँ डिस्ट्रिक्ट उस वक्त था, टेक्सटाइल। आज से 30 साल पहले गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट। तो बोले वहां पे तुमको वहां चले जाओ, वहां मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मैं वहां गया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, वहां पे मैंने अपना एक झोपे करके एक सीनियर था अपना, 1 साल सीनियर था वो, वहां पे लेक्चरर करके ज्वाइन हुआ था, ओके। और रेगुलर लेक्चरर करके ज्वाइन हुआ था, मैकेनिकल से था। तो मैं वहां ज्वाइन किया मैंने, मतलब वहां पार्ट टाइम लेक्चरर करके, पेड बेसिस पे, पीरियड के पेड बेसिस पे 30 रुपए एक पीरियड के मिलते थे, वैसे ज्वाइन किया। 3 महीने तक वो जॉब किया। ओके। तब तक मैं नौकरी ढूंढ रहा था। हम्म। फिर मानिकगढ़ की नौकरी आ गई मेरी, क्या नाम है उसका, बीके बिरला कंपनी की नौकरी मिल गई मेरे को। तो ये प्लांट काय का है? हैं? मानिकगढ़ प्लांट किस चीज का है? सीमेंट प्लांट था। ओके। ओके। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू हुआ। तो जब इंटरव्यू हुआ ना, तो उस वक्त का किस्सा बताता था तुमको, बड़ा बड़ा मजेदार इंटरव्यू था। इंटरव्यू देने गया था मैं, मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर अक्टूबर में गया था, और मेरे को नहीं, नवंबर में गया इंटरव्यू देने के लिए। तो कुछ नहीं, वो इंटरव्यू लिया, बड़ा अच्छा गया। तो वो इंटरव्यू में बाद में मैंने बोला कि और एक दो तीन लोग थे, वो सब जुगाड़ वाले लोग थे वो। अच्छा। तो बाहर निकलते मेरे को वहाँ का जो एचआर वाला बोलता है, जाओ जाओ, ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते, कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। अरे यार, मैं बोला तुम पल्लीवार नाम था उस आदमी का। हाँ हाँ। बोलता है कुछ नहीं होने वाला है, जाओ। इंटरनेट कुछ गड़बड़ हो गया है, आवाज आ रही? आ रही आ रही। हाँ। तो बोला तुम पल्लीवार नाम के एचआर के आदमी ने बोला मेरे को, कुछ नहीं होने वाला है, तुम जाओ, बाकी लोग जो लाइन में लगे हैं उनका सबका सोर्स है, तुम्हारा कोई सोर्स है क्या? मैं बोला मेरा कोई सोर्स नहीं है। हाँ हाँ। तो चले गए। 1 महीने तक मेरे को पता था। मैंने फिर वो वहां से निकले
वहां पे तो गलचंद नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ पे मानिकगढ़ सीमेंट फैक्ट्री थी, अभी बड़ा हो गया, पहले छोटा सा था। वहां पे 2 बार थे लेकिन। अच्छा। तो एक मैं दोस्त को ले गया था, बस वहां जाके हम लोगों ने 35 या 40 रुपए की जो ऑफिसर चाय मिलती थी, आधी आधी मारी। हाँ हाँ। बोला कुछ नहीं हो सकता अपना, वापस घर चले जाना है करके चल दिए। बस ऐसे निकल गए भाई। तो बाद में 1 महीने बाद तो उनका लेटर आ गया, फिर मैं मानिकगढ़ चल गया। ओके। तो मानिकगढ़ के बाद यानी मानिकगढ़ में कितने साल रहे और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही तुम्हारी वहाँ? मानिकगढ़ में मैं 11 साल रहा। मानिकगढ़ में काफी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पास में। मानिकगढ़ मेरा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं एकदम अल्प संतुष्टि आदमी बन गया था कि अच्छा। अपने को कुछ ज्यादा चाहिए नहीं। जिंदगी में जो कुछ दिया है भगवान ने सब सबसे बेस्ट है, और अपने को कुछ भी नहीं चाहिए था। तो 11 साल घर के पास में नौकरी थी, मस्त सुकून से रह रहे थे। बस 11 साल बाद में क्राइसिस आई कुछ, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में जॉब चेंज करना पड़ा। तो ओके। फिर अंबुजा ज्वाइन किए। ये अंबुजा कहाँ पे था? हाँ, अंबुजा प्लांट कहाँ पे है? अंबुजा प्लांट मतलब मानिकगढ़ सीमेंट से और मेरे घर के टुवर्ड्स माय हाउस ओके 7 किलोमीटर। ओके। मतलब पहले मैं 33 किलोमीटर रहता था, बाद में मैं 26 किलोमीटर घर के पास में आ गया। तो ये तो मेरा डेली अप डाउन कंसेप्ट होता ही था था, आपका? डेली अप डाउन करते थे घर से वहां तक? अलाउड नहीं था, कॉलोनी में रहते थे, अप डाउन अलाउड नहीं था, कॉलोनी ओके में रहते थे। ओके और बट संडे टू संडे किसी की शादी में जाना, किसी के फंक्शन में जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, मतलब ये सब चीजों के लिए बोलते ना कि वो, अरे खुश नसीब लोगों को जिंदगी मिलती है मानिकगढ़ सीमेंट की और अंबुजा सीमेंट की। अरे कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मस्त राम जिंदगी जिया 14 साल में। तो तो ये सीमेंट से पावर सेक्टर में जाने का कैसा ट्रांजिशन हुआ? नहीं, एक्चुअली सीमेंट में मैं क्या था कि पहले 1 साल मैंने सीमेंट में नौकरी किया। ओके तो मानिकगढ़ सीमेंट में जो ट्रेनिंग पीरियड था वो सीमेंट में किया मैंने। ओके। सीमेंट में जाने के बाद में वहाँ क्या है कि इंटरनल कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो होता है। हाँ। तो मुझे मुझे वहाँ पे पावर प्लांट में डाल दिया, जो वहाँ पे एक छोटा सा पावर प्लांट आ रहा था, ओके 2 मेगावाट का पावर प्लांट आ रहा था, तो मानिकगढ़ में वहाँ उन्होंने मेरे को ट्रांसफर कर दिया। तो मैंने पावर प्लांट की लाइन पकड़ लिया और मैंने देखा कि सीमेंट प्लांट में बहुत काम करना पड़ता है अनिल भाई। अच्छा। तुम जितने काम करते हो ना उससे ज्यादा काम करना पड़ता है सीमेंट ओके प्लांट में। क्योंकि मैं 1 साल काम किया था, मेरे को लग रहा था कि यार ये पावर प्लांट में देखा मैंने, यार काम ही नहीं करना पड़ता है। एक बार वो टरबाइन चलता है तो लाइफ टाइम चलते रहता है, 6-6 महीने तक कुछ बंद नहीं होता है। बॉयलर चलता है तो वो तो 6 महीने तक नहीं चलता है। और वो सीमेंट प्लांट में तो डेली बहुत काम करना पड़ता था। हाँ 1 साल का एक्सपीरियंस था, मैं बहुत खुश हो गया, बोले यार ओके ये जिंदगी मस्त है। बस उसके बाद में मेरा जो पावर में जो मेरा जो शिफ्ट हो गया, तो फिर मैं पावर में रह गया। फिर 15 मेगावाट से शुरू किया, फिर आगे चल के 50 मेगावाट पे आया, फिर 100 मेगावाट, फिर उसके बाद में अभी 1200 मेगावाट, अभी 1050 मेगावाट, तो मेगावाट बढ़ गए। तो अंबुजा से अंबुजा के बाद में किस शहर में गए तुम और कौन से प्लांट में थे उसके बाद में? अंबुजा के बाद में मैं चित्तौड़ शहर में गया। चित्तौड़ राजस्थान में क्या हो गया था कि अंबुजा में बिकॉज ऑफ सम इंडस्ट्री के अंदर में कुछ ना कुछ तो भी ये चलते रहता, गेम प्लान चलते रहता। तो ओके वो थोड़ा क्राइसिस मैनेजमेंट हुआ, नौकरी के वांदे आ गए थे, मतलब थोड़ा सा हर जगह लॉबी तो रहती है। जैसे अपने कॉलेज में पढ़ते हुए अपने पास में कारंजा लॉबी थी, करेक्ट। तो वहां की नहीं लॉबी रहेगी, सब जगह लॉबी रहती है। मतलब ठीक है, कारंजा वालों बुरा मत मानना भैया, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, वरना पकड़ के पीटोगे मुझे। तो 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 वहां पे वो एक कोई लॉबी थी, और मैं एक्चुअली क्या है राइजिंग स्टार था वहां पे। हाँ 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 काफी अच्छा परफॉर्मेंस था मेरा, और मैंने बहुत अच्छा काम भी किया था वहाँ पे, ऐसा नहीं है। उस प्लांट को कमीशन करने के लिए, मतलब कंसेप्ट टू कमीशनिंग में था मैं वहाँ पे। तो एक एक नट बोल्ट बोलते हैं ना, तो आज भी अगर तुम मराठा सीमेंट का जो अंबुजा का प्लांट है वहां जाके पूछोगे किसी को, तो बोलेगा वो, अगर संतोष वासेकर करके बोलोगे
तो वहां का कोई भी आदमी तुमको बता देगा कि सर ये वाला ये चीज उन्होंने लगाया है, ये चीज उन्होंने लगाया है। अच्छा क्योंकि अच्छा। मैं बाद में गया था, तो इट गिव्स मी ए प्लेजर या कि या आदमी को खुशी मिलती है उसमें। तो वहां से चित्तौड़ गया है। ओके, चित्तौड़गढ़ में कौन सा प्लांट था? चित्तौड़ में आदित्य बिरला का प्लांट था। ओके। तो आदित्य बिरला का सीमेंट प्लांट ही था, उसमें कैप्टिव पावर प्लांट था 73 मेगावाट का। तो वहां पे मैं प्रोजेक्ट में भी गया, वहां मैंने प्रोजेक्ट लगाया, 50 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट लगाया वहां पे। अराउंड 350 करोड़ का उसका, मतलब उस वक्त का जो कॉस्टिंग था, तो 350 करोड़ का इंडिपेंडेंटली आई हैंडल दैट प्रोजेक्ट। विच ईयर? वो पावर प्लांट ही लगाया था 50 मेगावाट का उसको। कौन से साल में? हाँ, बट वो टोटल मिला के उसका कॉस्टिंग सब 350 करोड़ के आसपास आ रहा था। 2006 की बात है। ओके। फिर वो छोड़ के फिर एसीसी आ गया तुम्हारे मुंबई में। ओके। वो लोग बहुत बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे यार ये मुंबई पुणे वाले से तुम मिलते नहीं हो, दुनिया से अलग कट गए हो। तो दिल में आया कि चलो यार, अनिल भाई भी मुंबई में रहते थे। और ये कोएगर भी पुणे, कोएगर बेंगलुरु पुणे में था शायद 2006 में। तो ओके। कोएगर भी पुणे में रहता है, तो बोले चलो यार अपन चल दिए वहां पे। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह अपन मुंबई आ गए। ओके, तो 2007 में भी मुंबई आया। एसीसी में कितने साल रहे? हैं? एसीसी में कितने साल थे? किसमें? एसीसी में तो एक ही साल रहा। तुम्हारा ओके। आवाज बहुत शॉर्ट आ रहा है। ओके। तुम्हारा आवाज बहुत। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। तो एसीसी में एक साल रहने के बाद में एबीजी ज्वाइन किया था, वो तो मुझे पता है। तो हाँ एबीजी, हाँ। एबीजी में कैसा सफर था तुम्हारा, एबीजी सीमेंट में? एबीजी में एक्चुअली क्या था कि एबीजी में मतलब इस तरह से जब ज्वाइन किए थे तो वो ब्लू चिप कंपनी थी उसका, अगर देखोगे तो। जब मैंने ज्वाइन किया था एबीजी का शेयर, उस वक्त एबीजी शिपयार्ड का शेयर 1200 रुपए के आसपास चलता था। इट वाज कंसिडर्ड एज अ ब्लू चिप कंपनी एंड देयर वाज अ, ऐसा लगता था कि देयर इज अ विजन। और जब मैं ज्वाइन किया था तो वहां पे मैं पावर सेक्टर में ज्वाइन किया था, वहां पे उनका सीमेंट प्लांट आ रहा था। तो एज अ वर्टिकल हेड करके ज्वाइन किया था मैंने, कि एक पर्टिकुलरली ये जो एनर्जी का वर्टिकल हेड करके आई वाज देयर। तो मुझे मुझे भी ऐसे लगना चालू हुआ था कि नहीं यार, वी कैन मेक आवर लाइफ हियर। तो मतलब अपने आगे चल के ये वाला एक अपने लिए, अपने लाइफ को कुछ एक दिशा देगा करके। हाँ हाँ हाँ। एंड रियली हुई, मतलब बहुत बहुत काम किया वहाँ पे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे 100 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के अलावा 300 मेगावाट 400 मेगावाट की जमीन भी लिया मैंने वहाँ पे कोस्टल के पास, वहाँ कोस्टल के पास में। यहाँ पे 400 मेगावाट का प्लांट लगाएंगे। टोटल प्लानिंग ये था कि 5000 मेगावाट का प्लांट लगाना है करके, टोटल ऐसा एनर्जी सेक्टर का। और उस वक्त मैं वर्टिकल हेड होने के कारण मुझे लग रहा था एंड आई वाज रियली ट्रैवलिंग टू एवरीवेयर। और उनका जो चेयरमैन था वो ऐसा एज अ एज के हिसाब से, वो क्या है 1966 का बर्थ है उसका, ओके। और मेरा 67 का। तो ऐसी दोस्ती थी, तो वो दोस्त जैसा ट्रीट करता था। तो बट अनफॉर्चुनेट था कि वो 2014 आते आते तक पता लगा कि फाइनेंशियल जगलरी में इट वाज स्क्रैप्ड। एंड नाउ अगेन, बिकॉज वी अपने ऐसा, अपने पास ऐसा कोई फाइनेंशियल बहुत बड़ा बैकग्राउंड तो था नहीं, और अपने को नौकरी अपन छोड़ के ऐसे कोई मतलब बैठ तो सकते नहीं थे। अपने को कम से कम अपने को बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो सोचा कि भाई अभी तो जाना चाहिए, और उसके बाद फिर वो छोड़ा। बट वो आज भी दुख है कि ठीक है कि वो एक सपना था कि अगर वो सपना पूरा होता तो लेकिन आज कुछ और होता। लेकिन मुझे एक लेकिन हर चीज, सपने पूरे नहीं होते। मेरे को एक चीज पता थी, जब तुम एबीजी में थे, तुम्हारा आवाज तुम जब एबीजी में थे तो हाँ। उस समय चार्टर्ड फ्लाइट पे बहुत घुमा करते थे, अरे जो जो हमारे लिए आज भी सपना है। अरे वो तो क्या था कि हमारा हमारा जो ऋषि अग्रवाल है, उनका उनके पास में पहले इसार का चार्टर्ड एक प्लेन था 6 सीटर वाला। हाँ। उसके बाद में उन्होंने ये 8 सीटर वाला खरीदा, और उसके अंदर में बिलीव नहीं करेगा, उसके अंदर में वो एयर होस्टेस भी रखता था। ओ। हाँ, तो कभी मेन रहता था वो, ऐसा नहीं हाँ। एयर होस्टेस मतलब क्रू, हाँ। आदमी रहता था। स्टीवर्ड, स्टीवर्ड। और हाँ, और उसके बाद में फिर उसमें जब हम रिटर्न आते थे ना, हाँ तो जी। रिटर्न आते
जाते वक्त में हम नॉर्मली वड़ा पाव वगैरह इस तरह खाते थे, आते वक्त में गारंटेड ड्रिंक्स करते थे। अब मुझे फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था कि फ्लाइट के अंदर में ज्यादा पीना नहीं करके, तो गिलास दे दिया और भाई साहब ने जो पेक बनाया वो तो वो वाला पेक बनाया जिसके अंदर में सिर्फ आइस डाल के बॉटम सब टाइप का पेक रहता है ना, कुछ हाँ, बोलते हैं उसको, रॉक वाला पेक बोलते हैं, रॉक ऑन द कैंडी। रॉक्स। हाँ, ऑन द रॉक्स वाला पेक बनाया। अब एक लेने के बाद मैंने और दो ले लिए, अपने को क्या पता। जब मैं उतरा ना कलीना में उसका वो है ना, हाँ, 6 नंबर, कलीना उस में। 6 नंबर गेट के पास में उतरते हो। कैसे भी आ गया, उतरने के बाद में मैं देखा मेरी हालत इतनी खराब थी टैक्सी से, जब मैं घर तक गया। बट ठीक है, आई एंजॉय दैट लाइफ, क्योंकि वो रेगुलरली मेरे को लगता है 6 साल के अंदर में 20-30 बार तो फ्लाइट फ्लाइट के अंदर का मजा ले लिया। इट्स ठीक है, एक लाइफ का एक एंजॉयमेंट मिला अपने को भी। खैर गुड। एबीजी के बाद में तुमने टाटा पावर ज्वाइन किया था और अभी भी हाँ, शायद यू आर कंटिन्यूइंग विद टाटा पावर। आई एम कैसी नाउ कंपनी कंटिन्यू। टाटा पावर, कैसी कंपनी है काम करने के लिए? देखो टाटा पावर ऐसा है कि आप सरकारी नौकरी है, ओके, यू और एंजॉय योर लाइफ। सरकारी नौकरी में भी जो थ्रेट सरकारी नौकरी में भी रहते हैं वो यहाँ भी है। बट ओके, लाइफ इज ओनली क्या है कि आपको समाधानी रहो, सुखी रहो, शांत रहो, ज्यादा मतलब कुछ मतलब ज्यादा दिमाग को टेंशन मत दो और ज्यादा दिमाग को टेंशन मत लो। बट नहीं, ऐसा नहीं था एक्चुअली, हम लोग सर्विसेज में थे तो देयर वाज अ लिटिल बिट चैलेंजेस वाज देयर। एक्चुअली क्या था कि मेरे को सर्विसेज में हम लोगों ने एक ऑप्ट किया था, एक बीपीसीएल का एक प्लांट हम लोगों ने ऑप्ट किया था, मतलब उसका ओएनएम लिया था, टाटा पावर ने लिया था। वो प्लांट ऐसा था कि वो 3 दिन नहीं चलता था, ओके, 4 दिन के अंदर में बंद हो जाता था, उसके बॉयलर ट्यूब फेलियर होते थे, बहुत कुछ होते थे। तो वो प्लांट अभी आज की डेट में कंटिन्यू चलता है, और वहाँ के लोग अभी भी टाटा पावर को क्रेडिट देते हैं उसका। तो हमारे लोगों ने वहाँ पे बहुत काम किया, ऐसे नहीं है। और हम लोगों ने भी वहाँ पे मतलब मेहनत बहुत करना पड़ा, बट एंजॉय भी किया, ऐसे नहीं। अपन टाइम की सीमा के परिधि के अंदर काम करते हुए मैं आपसे ये पूछूंगा कि क्या बोले, फिर से बोलो। अपने समय की सीमा के अंदर रहते हुए अपन थोड़ा संक्षिप्त में अभी ये बात करेंगे कि अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को या कॉलेज के बच्चों को, आज के जो हमारे दोस्तों के बच्चे लोग हैं या हमारे बच्चे, उनको आप क्या कहना चाहोगे 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद? हाँ, अभी ऐसा है कि भाई साहब, सब सिंपल चीज ये है कि सभी लोगों से ये बोलूंगा मैं कि नॉर्मली क्या होता है कि यंग जनरेशन, इवन अपने का जनरेशन भी, वी आर बिहाइंड। हम लोग पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, पैसा कमाना है करके। यहाँ पे 20,000 की नौकरी मिल रही, तो फिर बोलते हैं हम 40,000 की क्यों नहीं मिल रही, 40,000 की मिल रही, 60,000 की क्यों नहीं मिल रही, 60,000 की मिल रही तो 80,000 की क्यों नहीं मिल रही। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि जब मैंने जॉब शुरू किया था तो मेरे को 1250 स्टाइपेंड था। ओके, उसके बाद में मैंने जॉब चेंज किया तो 12,500 रुपये मंथ का वो मिलता था। 11 साल बाद जॉब चेंज किया तो पैसे के भी मतलब उसके बाद में फिर वो के बढ़ गया जो भी है। तो उससे अच्छा है कि आप जो भी अगर इंडस्ट्री के अंदर में हो तो आप पैसे कितने मिल रहे हैं उसकी तरफ मत देखो, आप ये देखो कि आप अपना नॉलेज कितना बढ़ा सकते हो, आप आपका क्रेडेंशियल कितना बढ़ा सकते हो, आपकी वैल्यू कितने बढ़ा सकते हो। वैल्यू और एडिशन। हाँ, आपकी वैल्यू बढ़ाओ, आप पैसा पैसा आपके पीछे पीछे रियली आता ही है, क्योंकि ये बाकी कोई माने ना माने, मेरा एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि एक तो आप अपने अंदर की वैल्यू सिस्टम को छोड़ो मत, कि आपके अंदर में एक वैल्यू तो होगी होगी कोई ना कोई। और दूसरी चीज है कि आप अननेसेसरली पैसे के पीछे मत भागो, आप नॉलेज को इतना गेन करो कि वो बोले ना कि वो आके आपके हाथ में दे देगा, बोलेगा ले भैया तू रुक। यस, तो इससे ज्यादा मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अपन तो अब भैया अपने को वो अच्छा है तो मतलब इतने हाई फाई तो बातें नहीं आती है। फिर ये चीज मैंने सीखा है कि पैसे वैसे आपको खुद लाके देंगे वो लोग,
तो बेटर है कि यू अर्न द नॉलेज, यू विल गेट व्हाट यू डिजायर। या और लास्ट क्वेश्चन जो अपना फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन है, ऑन योर फैमिली फ्रंट, ऑन योर फैमिली फ्रंट। फैमिली में ऐसा है कि अभी वो मैंने एक बार किसी को बोला था कि यार मेरे को एक ही वाइफ है, तो वो इतना जोर से हंस रहा था। ठीक है, तो मेरे को एक वाइफ है, एक बेटा है। तो वाइफ का मेरे को पूरी तरह मतलब बोलते हैं ना कि वो दुर्गा की तरह मेरे पीछे रहती है, एकदम सपोर्टिव, मेरे सपोर्टिव उसका। और उसके कारण मैं काफी कंट्रोल में रहता हूँ, वरना पता नहीं। यानी तुम अपने आप को शेर समझ रहे हो कि तुम पे दुर्गा आगे बैठ गई है? नहीं, सोता हुआ शेर अभी बोलो। लेकिन वो उसका मेरे को मतलब जो भी आज की डेट में जो मैंने मतलब जो भी अचीवमेंट है उसके अंदर मेरे को ऐसे लगता है कि 95% तो उसका ही अचीवमेंट है। 5% में करता हूँ मैं ना। फिर बेटा है, अभी वो ट्राई कर रहा है कहीं ना कहीं, तो भी मतलब हो जाएगा उसका भी कुछ ना कुछ, तो भी अभी देख रहे हैं। तो एमटेक की भी एग्जाम वगैरह दिया है। वी आर आल्सो होपिंग फॉर पॉजिटिव दैट के समथिंग विल हैपन टू हिम आल्सो। बस बाकी खुश है और कोई गम नहीं है लाइफ में। खास बात ये है कि कोई गम नहीं है, यानी मस्त है, खुश है। बस ऐसी खुश रहो, इसी के साथ हम अपना संवाद खत्म करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच संतोष। धन्यवाद, थैंक यू। I was speaking to Santosh Vasekar, the dashing personality of 89 Mechanical. Thank you very much, Santosh. Thank you. Take care.